न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की। राहुल गांधी बोले SC, ST, OBC के योग्य उम्मीदवार ठहराए जा रहे हैं आयोग। पाकिस्तान के आतंक पर पीएम मोदी की हुंकार। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दोहा में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत। तो खबरें विस्तार से। राहुल गांधी बोले SC, ST, OBC के योग्य उम्मीदवार ठहराए जा रहे हैं अयोग्य। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में पिछड़े समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखने के लिए जानबूझकर अयोग्य घोषित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नॉन फाउंड सुटेबल यानी उम्मीदवार अयोग्य अब नया मनुवाद है। दरअसल कांग्रेस नेता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे उनसे छात्रों के मसले पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, नॉट फाउंड सुटेबल अब नया मनुवाद है। SC, ST, OBC के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहे। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है। उन्होंने लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को NFS बताकर खाली रखा गया। यह कोई अपवाद नहीं है। IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर जगह यही साजिश चल रही है। What is your plans for your future? Recently, I developed an interest in being diplomat. It is not privatization that is taking place. It is de-Dalitification and de-obesification. Please use the right word. You are fighting for participation. You are not fighting for power. But 90% को access नहीं. What is going on? Shocking बात ये है, interest नहीं है लोगों को इसमें. They introduce the NEP. 70 marks are for practical and 90 marks are for theory. तो अगर आपकी प्रोफेसर से नहीं बनी तो आप गए. You cannot survive. Yes, sir. What percentage of your professors are from backward caste, Dalits? Nobody knows. तो हिंदुत्व प्रोजेक्ट, अगर आप उसका फाउंडेशन समझना चाहते हो, वो प्रोजेक्ट आपकी हिस्ट्री को मिटाने का प्रोजेक्ट। हेलो, गुड आफ्टरनून। व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्कस? केवल 2% कॉलेजेस हैं जिनके अंदर HOD या प्रिंसिपल SC, ST, OBC कम्युनिटीज़ हैं। नहीं तो जितने बाकी इंटरव्यूज़ होते हैं, एक कैटेगरी बना रखी है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि नॉट फाउंड सुटेबल। उसके अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो सुटेबल कैंडिडेट क्यों नहीं था उस पोस्ट के लिए, उसको आउट कर दिया जाता है। मान लो आप कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, आपको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। आप सब SC, ST, OBC कम्युनिटी के हो। अभी भी सर इंटरव्यू बहुत फेयर नहीं है। मेरा JRF अभी 1-2 महीने में लैप्स होने जा रहा है। अभी भी मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं भी इसी सिस्टम से निकला हूँ। मैं भी मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड OBCs की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? नहीं सर। कभी आपने उसको मतलब कहीं देखा है? सर अभी रिसेंटली कांचाइलया का कुछ रीडिंग था, उसको ड्यू से डिस्कार्ड कर दिया। Why is 90% history not in our books? Why is only 10% history in our books? Why is it not written, for example, in our history books that for 3000 years Dalits have been treated like dirt, have not been respected, have not been given any space in society? Why is it not written in our books that for thousands of years the people who were called Shudras and Ati Shudras were not allowed to own property? Why is that not written in our books? Now I can understand if there is a community that is 5% of the country and they do not have access to corporate India, they do not have access to, अगर आपने कहा कि हाँ भैया इंडिया में ये छोटी सी कम्युनिटी है, इसको एक्सेस नहीं मिलेगा, मैं समझ सकता हूँ, बट 90% को एक्सेस नहीं है। What is going on? So this what you are seeing here is the tip of the iceberg. There's nothing. Shocking बात ये है कि मतलब इंटरेस्ट नहीं है लोगों को इसमें। नहीं सर, कास्ट सेंसस बहुत यूजफुल रहने वाला है। ये एक बिल्कुल रियल पॉपुलेशन साइज बताएगा कास्ट सेंसस। दूसरी बात, जब हमें रियल पॉपुलेशन साइज के बारे में पता लगेगा तो हम एक फेयर रिजर्वेशन पॉलिसी बना सकेंगे। हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता लगेगा। सुनिए, इन पॉलिटिकल सिस्टम मनी कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट इंडिया। वो आपका है? नहीं। आपको मिलेगा? नहीं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तेलंगाना में हमने चेक किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकाली और हमने देखा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाते हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं जाता। कैसे पॉलिटिक्स करोगे आप? हम लोग पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहे हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में यूज हो रहे हैं। वो दूसरी बात है। तो व्हाट इज द डेंजर ऑफ कास्ट सेंसस?
डेंजर ऑफ कास्ट सेंसस, देश को पता लग जाएगा कि भैया कॉर्पोरेट इंडिया में कोई नहीं है. In our country, whenever someone actually tries to voice their opinion, they are suppressed. Freedom of speech आज की डेट में आप देखो सर, comedians जेल में है and the actual criminals they are being acquitted. जब सर एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम ऐसे citizens को फेल कर रहा है, how exactly can the citizens participate in the democracy? From where should we get the? You are fighting for participation. You are not fighting for power. Please understand. You are fighting for participation. You are not fighting for control of the university. You are fighting for entry into the university, right? You are saying the university is a legitimate body. We agree with its legitimacy, and we are wanting to come inside the door. You are not saying the university does not represent our history, does not represent our tradition, and we do not accept what is this whole structure. That's the truth. Caste census is designed to show the network. To show, oh, she's getting a contract, she's getting a contract, he's getting a contract, he's getting a contract, he's getting a contract. Oh, they're all from one section of society, and all those people there, they're not getting anything. Oh, they're from this society. सर आई हैव अ क्वेश्चन. Yeah. ये जो रिजर्वेशन है वो सोशल इंक्लूजन को लेकर बनाया गया ताकि एससी वाले जो लोग हैं वो अपग्रेड कर सके. तो अब रिजर्वेशन को एज ए मर्जी देखा जाता है, तो आपका क्या नोशन है कि रिजर्वेशन उनको खैरात में मिली है? आपका इस पे क्या देखिए, नोशन है? रिजर्वेशन इज अ राइट एज फार एज आई एम कंसर्न, एंड मैंने कहा है कि ये जो 50% का बैरियर लगा रखा है इसको वी विल डिमोलिश इट, राइट. हमने तेलंगाना में डिमोलिश कर दिया है, जहां भी हमारी सरकार बनेगी नेशनल लेवल पर हम उड़ा देंगे इसको, राइट. बट आई एम सेइंग समथिंग एल्स. पहले आपके लिए एवेन्यूज थे. कौन से एवेन्यूज थे? पहले आपका पब्लिक सेक्टर था, राइट, वो गया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज wherever you are being eliminated. It is not privatization that is taking place. Please use the right word. It is de-Dalitification and de-obesification. You are being removed from the system, and privatization is the method. तो डीयू में एडमिशंस होते हैं सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी के थ्रू. 2023 से कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती है सर. पोर्टल पे आपको दिखेगा यू गॉट द एडमिशन, आप कितने मार्क्स है, लास्ट कट ऑफ ये थी, उसका नाम भी नहीं बताएंगे. And why are you anyway believing that the exam system is legitimate? Exam paper leak जब भी होना, paper leaks are going on full. बिल्कुल सर. Sir, I want to say something. They introduced the NEP. Sir, NEP में they taught कि 70 marks. We have a 160 number paper. 70 marks are for practical and 90 marks are for the theory. But the practical exams, they doesn't make any sense because you have to attend the classes, tute lectures. They had a marks. And if a student, they said the skill होंगी. Skill के उन्होंने एग्जाम्स निकाले, स्वच्छ भारत जैसा एग्जाम निकाला, फिट इंडिया. बट द थिंग इज टीचर्स को ही नहीं पता उनमें पढ़ाना क्या है, सिलेबस ही नहीं पता. तो अगर आपके प्रोफेसर से नहीं बनी तो आप गए. Yes, exactly. You cannot survive. Yes, sir. ये हो गया सर, बच्चा पढ़ने से ज्यादा टीचर की जी हजूरी और टीचर के काम करने में ज्यादा. उनका यूज कैसे लेना है सर वो अच्छे से जानते हैं टीचर, कहाँ इन्वॉल्व करना है. इनडायरेक्ट सोशल. और ये इंक्रीज हुआ है या ये सब पहले से ये था? बड़ा है सर. ये सर ज्यादा बड़ा है. 2020 के बाद तो रैपिडली इंक्रीज हुआ, नेप के बाद. इस तरह से हम लोग स्टडी सर्कल चलाते तो हमें वो लोग रूम अवेलेबल नहीं कराते क्योंकि उन्हें पता है कि हम ज्योतिबा फूले की बात करेंगे या अपने डिस्कोर्स या अपने प्राइड को लेकर के बात करेंगे, हमें नहीं देते. यहाँ पे शाखा होती है, पूरा रूम देते हैं. ये तो अकादमियाँ पढ़ने के लिए है ना, तो उन लोगों को पर्सनल स्पेस भी है, हमें एजुकेशन के लिए भी स्पेस नहीं है. यही डर है सर. आपने शुरुआत में जो क्वेश्चन किया था कि दलित हिस्ट्री, वुमेन हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है कैंपसों में. डॉक्टर अंबेडकर को एक ही बार मौका मिला था तो उतनी बड़ी वो बुक्स लिख के हिंदू सोशल ऑर्डर, इस सब पे क्वेश्चन होंगे सर यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद एक कॉन्शियस बनेगा. 6 What percentage of your professors are from backward castes, Dalits? रिपोर्ट मैक्सिमम 8 to 10. रोस्टर Nobody सिस्टम. knows. रोस्टर How can you not know? यस No, but you must know, no? लॉ फैकल्टी में एक भी हमने नहीं. RTI भी लगाई है सर, कोई रिप्लाई सर. नहीं. रोस्टर Judicial सिस्टम court में भी कांग्रेस करा. ने बहुत अच्छी सिस्टम लाया सर. 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आज ये कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ सर. I'll leave you with one thing. The actual history of India is also your history. That history includes what Dalits went through, what Adivasis went through, their culture, their tradition, what OBCs, what they call OBCs, what they went through. That is important that you people are aware of that and you people tell your friends that this is actually the historical tradition, these are our philosophical ideas. You should spread that to your friends. Because the Hindutva project, if you want to take it, अगर आप उसको मतलब उसका फाउंडेशन समझना चाहते हो, वो प्रोजेक्ट आपके हिस्ट्री को मिटाने का प्रोजेक्ट है. Yes sir. Basically, what is your plans for your future?
For me, I'm a polymath. So it's like I want to do this also and that also and that also. So So what are the three things that you want to do? Top things. okay. I had my interest in forensics. In Forensics. yeah. Yes. And secondly, I had my interest in anthropology. And the third one was recently I developed an interest in being a diplomat. Good. That's it. It's nice. It's nice to have many interests. Yes, sometimes I get confused on what. Don't worry about it. Okay, You have as many interests you want. thank you. Develop them all. I look forward to it. Yeah, Like this also I want to do and that too. Yeah, it's a good thing. Thank You'll see afterwards it will help you. हम यहाँ पे आके पढ़ते हैं तो मुझे लगता है हम दो तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक ऐसी ज़िंदगी चाहे आप मेरे यहाँ कोई आएगा तो मेरे को हिचक होगी यार कैसे आएगा, पानी कैसे पिलाएंगे, खाना कैसे खिलाएंगे, क्योंकि एक हेजिटेशन है अपनी चीज़ों को लेकर के। और जब यहाँ पे आते हैं तो आप बहुत बड़े कैंपस से जुड़ गए हैं जिसको सब जानता है। तो दो स्टैंडर्ड की हम ज़िंदगी जीते हैं और ये पेन कोई नहीं जानता। बचपन से अब्यूज़ हो रहा है चाहे कास्ट के नाम पर, और यहाँ पे आए तो एक अलग तरह की चीज़ें हम लोग झेल रहे हैं। Thank you for coming. बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के आतंक पर पीएम मोदी की हुंकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वे गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया और गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा है कि ये प्रॉक्सी वार नहीं, आप वार ही कर रहे हैं। उन्होंने आतंकवादियों का राजकीय सम्मान किया। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि कैसे देश को बर्बाद किया गया है। अगर आप 1960 की सिंधु जल संधि का अध्ययन करेंगे तो आपको झटका लगेगा। यह तय हुआ था कि जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने बांधों की सफाई नहीं की जाएगी, गाद निकालने का काम नहीं किया जाएगा, तलछट साफ करने के लिए नीचे के गेट बंद हो रहेंगे। 60 साल तक ये गेट कभी नहीं खोले गए। जिन जलाशयों को 100% क्षमता तक भरना था वे अब केवल 2% या 3% तक ही सीमित रह गए। अभी मैंने कुछ नहीं किया है और लोग वहां पसीना बहा रहे हैं। हमने बांधों की सफाई के लिए छोटे छोटे गेट खोले और वहां पहले ही बाढ़ आ गई। कल 26 जनवरी थी जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला था। गुजरात सरकार ने 20 साल के शहरी विकास के लिए जो रोड मैप बनाया है उसे गुजरात के लोगों के लिए सामने रखा है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2047 हिंदुस्तान विकसित ही होना चाहिए। आजादी के 100 साल ऐसे ही नहीं मनाएंगे। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दोहा में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है, पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ है और हम 4 देशों का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हमें जो सुझाव दिया है वह यह है कि हमें दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। अगर कोई भारत पर हमला करता है तो हर भारतीय पूरी ताकत से उसका मुकाबला करेगा और यही संदेश हम यहाँ देने आए हैं। Here to send a very strong message that India has a zero tolerance against terrorism, and thank you for joining us, conveying this message loud and strong here in Qatar and to the world. पहलगाम में जो हुआ वो दुखद भी था, दर्दनाक भी था, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उससे परे था। किसी की आंखों के सामने उसी के पति को 2 फुट की दूरी से उसके सिर में गोली मार दी गई। किसी बच्ची या किसी बच्चे के आगे उसके पिता को गोली मार दी गई। कपड़े उतारकर उसका धर्म जानकर फिर मारा गया। ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ था। ये एक अलग संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था। आज जब हम सब हैं, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, लेकिन वो विचारधारा, क्षेत्र, वो सब पीछे छोड़कर हम एक मंच पर एकजुट होकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं, ताकि दुनिया को बता दे कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, उसको मुंह तोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। पहलगाम की घटना के बाद भी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौयबा का फ्रंट है, पाकिस्तान में जिन्होंने ट्रेनिंग ली, वहां से हथियार लिए, वहां से हैंडलिंग हुई और भारत में आकर लोगों को मारा, उन्हें माना कि इस हमले के पीछे वो हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान ने जब 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भारत ने वही किया जो करना चाहिए था। आतंकवादी ठिकानों को 9 ऐसे ठिकानों पर एक के बाद दूसरा मात्र 25-26 मिनट के अंदर वो प्रहार किए कि आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम, उसके घर में घुसकर मारने का काम किया है तो भारतीय सेनाओं ने किया है। लेकिन जैसा मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवादी हमला कोई हुआ हो। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधरता नहीं है। आपने कभी देखा कि आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे, उनको दफनाने का काम किया जा रहा हो और उसमें पाकिस्तान की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, आईजी पुलिस और चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर खड़े हों, प्रेयर मीटिंग में वहां पर हो? ये पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा आज दुनिया ने देखा है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट, लंबी लिस्ट है, उसमें अगर किसी एक देश का नाम उभर कर सबसे आगे आता है जहां 52 इंडिविजुअल और एंटिटीज जो सीधे तौर पर टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट संगठन है, तो सारे के सारे वो पाकिस्तान में हैं। आप सब लोग समाचार देखते हैं, देश की खबर रखते हैं, अपने परिवारजनों से, मित्रों से बात करते हैं। आपको भारत के दर्द का और आक्रोश का पूरा ज्ञान है। एक ये प्रयास है विश्व में एक जनमत को संगठित करने का, हिंदुस्तान के पक्ष में भारत की जनता, अपने देश की आवाज दुनिया तक पहुंचाने का। It's just a collective effort to sensitize, inform and mobilize the global public opinion, to create an understanding
which neutralizes terror, which is one of the biggest threats to peace and stability, not only in our region, but throughout the world. And also equally important to remember that this is not the first time that our country has been attacked. There have been attacks in the past where India has acted with maturity and restraint, and we succeeded in getting enormous and overwhelming support of the world, especially what we saw in the past also, and even now in this country, the unequivocal condemnation and assurances of understanding in a fight against terror. You are aware, I don't have to list those terror incidents, but to mention a few, that our parliament was attacked in 2000. We had the Chitti Singhpura attack, where the Sikh community members were targeted and killed. We had the Mumbai terror attack, which killed 167 people. And that's why it took years and years. Pakistan's denial notwithstanding, our intelligence agencies, our security agencies tracked everything, pieced together the conspiracy, and that's why you have today, it didn't happen overnight, this Rana, Jabur Rana, who has been extradited by America, Headley, who has been prosecuted, but this time, again the same story of denial. I'm sure that our efforts, collective efforts, will bear fruit, and again the world will stand with India in solidarity and with our people. These are difficult moments. India is a country which has enormous strength, the richness of its diversity, a country which has originally been, since millennia, the melting pot of civilizations and cultures, where all major religions of the world live together. A country, like all of you, represent their diversity, which is multilingual, multi-ethnic, multi-religious. ये विविधता में एकता भारत की शक्ति है, और प्रजातंत्र की शक्ति भी विविधता में है, जो देश का प्रतीक बनती है। अलग अलग सोच विचार एक मिलते हैं राष्ट्र निर्माण में, और इसीलिए हम सब यहाँ पर एक हैं। देश के लिए आवाज एक उठ रही है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है। जब देश पर चुनौती आती है, हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होता है। यही हमारा संदेश पूरी दुनिया को है। धन्यवाद। डाल पाए। हमारे साथियों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको ये बताया है कि हम लोग यहाँ पे कतर क्यों आए हैं, और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, इथियोपिया जाएंगे, मिस्र जाएंगे, और उसका मुख्य कारण और मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत कई विभिन्न धर्मों का, कई विभिन्न समुदायों का, कई भाषाओं का, कई किस्म के खान पान का एक बहुत ही उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। और ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमारी विरासत है, इसमें हमने सदा शांति से जीना और अपने पड़ोसियों के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सन 1971 से लेकर 1972 से लेकर
जब भारत ने दक्षिण एशिया का भूगोलिक नक्शा बदला और बांग्लादेश की संरचना की और जो पश्चिमी पाकिस्तान की फौज पूर्वी पाकिस्तान में, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, ज्यादतियां कर रही थी, उन ज्यादतियों को रोका, उनका आत्मसमर्पण करवाया और तब से लेकर आज तक जो हमारा पश्चिमी पड़ोसी है पाकिस्तान, वो निरंतर और लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है। भारत ने सरकारें कई आई, कई गई, भारत ने बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत सहनशीलता के साथ इस चीज को रोकने का प्रयास किया। पर भारत के लाख प्रयासों के बावजूद ये जो पाकिस्तान का मंसूबा है, ये मंसूबा खत्म नहीं हुआ और उसका सबसे नया उदाहरण पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। आतंकवाद एक घिनौना कैंसर है जिसको सिर्फ हमारे रीजन से ही नहीं पर पूरी दुनिया से अलग करना, उसको नस्ते नाबूद करना जरूरी है। और इसीलिए हम लोग जो दलगत सियासत से ऊपर उठकर पूरी दुनिया में ये संदेश लेके जा रहे हैं, उस संदेश का सिर्फ मतलब यही है कि ये मत समझिए कि ये आतंकवाद एक ही जगह तक सीमित रहेगा। अगर इसको रोका नहीं गया, इसको जड़ से उखाड़ा नहीं गया और उसकी जो जड़ है। But this entire delegation is here and we are traveling to 4 countries. We start, the first country is here today. We are here in Doha yesterday and today. Tomorrow we leave for South Africa. From there we go to Ethiopia. After that we will be going to Egypt and then we go back. And there are 7 such groups which the Honorable Prime Minister, he had a thought in his mind, a vision that Operation Sindoor is not just about the confrontation we had with Pakistan, but it has many facets of it. And what he's suggested to us is that we need to tell the world that India stands united against terrorism. अगर भारत पे कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एक साथ उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा. And I think that is the message we have come here to give. And I think the whole message of this Indian democracy, we all come, the part of the 50% delegation is people from the treasury and 50% are from opposition. But that's not the agenda here today. Today we have all only come as very proud, committed Indians who are looking for peace on this globe. And that's the legacy we want to leave for our children. आप सब पढ़ते अगली खबर क्या? मस्जिद अल अक्सा में घुस गए इजरायली अपना झंडा फहराया और मौत के लगाए नारे. जेरूसलम डे के दौरान शहर की सड़कों पर दक्षिणपंथी इजरायलियों ने एक बड़ा मार्च निकाला है. मार्च के मुस्लिम क्वार्टर्स पहुंचने के बाद मार्च में शामिल होने अरबों की मौत और तुम्हारा गांव जल जाए जैसे नारे लगाए.
इस मार्च के दौरान कई फिलिस्तीनी दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कई झड़पें भी हुई। हद तो तब हो गई जब जेरूसलम में दक्षिणपंथी इजरायलियों ने अल अक्सा मस्जिद परिसर और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुविधा पर धावा बोल दिया। बता दें, शहर के पूर्वी हिस्से पर इजराइल की जीत की याद में निकाला गया इस मार्च में दक्षिणपंथी इजरायलियों मस्जिद अल अक्सा समेत पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने की बात कही, साथ ही मस्जिद परिसर में इजरायली झंडे लहराए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कम से कम 2 युवकों को हिरासत में लिया है। रैली में शामिल लोगों के एक छोटे समूह ने, जिसमें एक इजरायली सांसद भी शामिल है। हर साल इजरायलियों के इस मार्च के दौरान ऐसा देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बावजूद इजरायल सरकार इसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जेरूसलम डे के दौरान शहर की सड़कों पर दक्षिणपंथी इजरायलियों ने एक बड़ा मार्च निकाला है। मार्च के मुस्लिम क्वार्टर्स पहुंचने के बाद मार्च में शामिल होने अरबों की मौत और तुम्हारा गांव जल जाए जैसे नारे लगाए। इस मार्च के दौरान कई फिलिस्तीनी दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कई झड़पें भी हुई। हद तो तब हो गई जब जेरूसलम में दक्षिणपंथी इजरायलियों ने अल अक्सा मस्जिद परिसर और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुविधा पर धावा बोल दिया। बता दें, शहर के पूर्वी हिस्से पर इजराइल की जीत की याद में निकाला गया इस मार्च में दक्षिणपंथी इजरायलियों मस्जिद अल अक्सा समेत पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने की बात कही, साथ ही मस्जिद परिसर में इजरायली झंडे लहराए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कम से कम 2 युवकों को हिरासत में लिया है। रैली में शामिल लोगों के एक छोटे समूह ने, जिसमें एक इजरायली सांसद भी शामिल है। हर साल इजरायलियों के इस मार्च के दौरान ऐसा देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बावजूद इजरायल सरकार इसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ब्रिटेन के लिवरपूल में फुटबॉल फैंस को रौंदने वाला खतरनाक वीडियो। ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में सोमवार को एक शख्स ने अपनी कार से कई फुटबॉल फैंस को कुचल दिया। ये लोग लिवरपूल फुटबॉल क्लब की प्रीमियर लीग में जीत पर विक्ट्री परेड निकाल रहे थे। इस हादसे में कई लोगों को चोट लगी है। लिवरपूल की पुलिस के मुताबिक सॉकर टीम की जीत की खुशी मना रहे लोगों की भीड़ में कार घुमाने के बाद सोमवार को इसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मर्सीसाइड पुलिस ने कहा कि वे कई लोगों को टक्कर लगने की खबरों की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि इस घटना के बाद कार को रोककर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना शहर में एक बड़े जश्न के बाद हुई है, जहां हजारों की संख्या में नाचते गाते फैंस बारिश की परवाह किए बिना सड़कों पर आए और लिवरपूल के खिलाड़ियों को 2 बसों के ऊपर प्रीमियर लीग ट्रॉफी दिखाते हुए दिखा। इस मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दुख जताते हुए कहा है कि उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने पुलिस को उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया। ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में सोमवार को एक शख्स ने अपनी कार से कई फुटबॉल फैंस को कुचल दिया। ये लोग लिवरपूल फुटबॉल क्लब की प्रीमियर लीग में जीत पर विक्ट्री परेड निकाल रहे थे। इस हादसे में कई लोगों को चोट लगी है। लिवरपूल की पुलिस के मुताबिक सॉकर टीम की जीत की खुशी मना रहे लोगों की भीड़ में कार घुमाने के बाद सोमवार को इसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मर्सीसाइड पुलिस ने कहा कि वे कई लोगों को टक्कर लगने की खबरों की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि इस घटना के बाद कार को रोककर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना शहर में एक बड़े जश्न के बाद हुई है, जहां हजारों की संख्या में नाचते गाते फैंस बारिश की परवाह किए बिना सड़कों पर आए और लिवरपूल के खिलाड़ियों को 2 बसों के ऊपर प्रीमियर लीग ट्रॉफी दिखाते हुए दिखा। इस मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दुख जताते हुए कहा है कि उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने पुलिस को उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया। Oh, it's a bit bonuses. Holy shit! Oh my god! Who's that? What the fuck? He's out of him. What the fuck? What the fuck's going on there? Oh my god, what the fuck? Nah, he's dead, That's funny me video on that. So he's just killed a few people, you know. बढ़ते अगली खबर क्या? शशांक सिंह बने प्रोडक्शन बाबा। पंजाब किंग्स को लेकर की भविष्यवाणी हुई सच। मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त देकर पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। इस बार आईपीएल के 18वें सीजन की ट्रॉफी की प्रबल दावेदार भी पंजाब को माना जा रहा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 11 साल बाद पंजाब प्लेऑफ में पहुंच गई है। इसी बीच पंजाब की जीत के बाद से ही शशांक सिंह जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह ने आईपीएल 2025 के शुरुआत के 5 दिन पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी
कि इस बार पंजाब किंग्स टॉप 2 में रहने वाली, और ऐसा हुआ भी। मुंबई को हराकर पंजाब ने पॉइंट्स टेबल के शीर्ष 2 में अपनी जगह पक्की कर ली। पॉडकास्ट में शुभंकर मिश्र ने शशांक सिंह से पूछा था कि इस बार कौन सी टीमें टॉप 4 में पहुंचेंगी। इस पर शशांक को जवाब था पंजाब किंग्स टॉप 2 में फिनिश करेगी। शुभंकर ने हैरानी से कहा ठीक है। इस पर शशांक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जिस दिन 14वें मैच होगा मैं आपको मैसेज करूंगा। वही अपनी भविष्यवाणी के सच होने पर शशांक ने पॉडकास्ट में कहा यह अवास्तविक लगता है। आईपीएल जैसी लीग में शीर्ष 2 में रहना आसान नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो यह बहुत संतोषजनक है। पंजाब किंग्स नंबर 1। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पंजाब किंग्स हूँ। सीरियसली अगर ऐसा होता ना तो मैं बोलता कि पंजाब किंग्स यार मुश्किल लग रहा है बट पंजाब किंग्स इस बार टॉप 4 में हो। टॉप 2 पे बोला हूँ, पंजाब किंग्स 1 फिनिश करेगा पॉइंट टेबल पे। I always believed, and the day I met Shreyas and Ricky sir, I knew that whatever statement I made is gonna be true. So now the belief is even bigger. I had a word with Shreyas. He asked me, what is the difference between belief and knowing? So now, earlier I just believed. Now I know that we are gonna make in the top 2. बढ़ते अगली खबर क्यों? सरेराह महिला को किस करके भागा सुहेल, योगी की पुलिस ने कर दिया बुरा हाल। यूपी के मेरठ से दिन दहाड़े महिला से छेड़छाड़ का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक बाइक सवार सड़क पर चल रही बुर्का पहनी महिला को जबरन किस करता नजर आया। मामला सामने आने के बाद यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आई और देर शाम आरोपी सुहेल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वह कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। बीते कल यानी सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि बच्चे के साथ चल रही महिला के साथ बदसलूकी की गई। बदमाश ने अचानक बाइक रोकी और उसे जबरन किस किया और भाग गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। आरोपी की पहचान सुहेल नाम के युवक के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद सुहेल पुलिस हिरासत में लड़खड़ाता हुआ नजर आया। साथ ही वह कान पकड़कर अपनी हरकत के लिए माफी मांगता हुआ भी नजर आ रहा है। लड़खड़ाता हुआ सुहेल कह रहा है मुझसे गलती हो गई, ऐसा दोबारा बिल्कुल नहीं करूंगा। यूपी के मेरठ से दिन दहाड़े महिला से छेड़छाड़ का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक बाइक सवार सड़क पर चल रही बुर्का पहनी महिला को जबरन किस करता नजर आया। मामला सामने आने के बाद यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आई और देर शाम आरोपी सुहेल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वह कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। बीते कल यानी सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि बच्चे के साथ चल रही महिला के साथ बदसलूकी की गई। बदमाश ने अचानक बाइक रोकी और उसे जबरन किस किया और भाग गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। आरोपी की पहचान सुहेल नाम के युवक के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद सुहेल पुलिस हिरासत में लड़खड़ाता हुआ नजर आया। साथ ही वह कान पकड़कर अपनी हरकत के लिए माफी मांगता हुआ भी नजर आ रहा है। लड़खड़ाता हुआ सुहेल कह रहा है मुझसे गलती हो गई, ऐसा दोबारा बिल्कुल नहीं करूंगा। सर गलती हो गई, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी बिल्कुल भी। क्या नाम है? सुहेल। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुबई के एआई आर्टिस्ट की नजर से नहीं बच पाई वायरल गर्ल मोनालिसा। बारकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह मॉडर्न अवतार में रैंप वॉक करते नजर आ रही, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह वीडियो असली नहीं है। यह वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है। दुबई के एक एआई आर्टिस्ट ने इस वीडियो को बनाया, लेकिन मोनालिसा का वीडियो और उनके नए अवतार की जमकर तारीफ हो रही। कहा जा सकता है कि मोनालिसा का खुमार अभी सोशल मीडिया यूजर्स के सिर से नहीं उतरा है। दुबई के एक एआई आर्टिस्ट जो जॉन मुलर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मोनालिसा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी कल्पना की मोनालिसा नजर आ रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वायरल मोनालिसा का खुमार आर्टिस्ट की इमेजिनेशन में साफ दिखाई दे रहा है। मतलब मोनालिसा का जलवा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कायम है। बारकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह मॉडर्न अवतार में रैंप वॉक करते नजर आ रही, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह वीडियो असली नहीं है। यह वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है। दुबई के एक एआई आर्टिस्ट ने इस वीडियो को बनाया, लेकिन मोनालिसा का वीडियो और उनके नए अवतार की जमकर तारीफ हो रही। कहा जा सकता है कि मोनालिसा का खुमार अभी सोशल मीडिया यूजर्स के सिर से नहीं उतरा है।
दुबई के एक आर्टिस्ट जो जॉन मुलर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मोनालिसा का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी कल्पना की मोनालिसा नजर आ रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वायरल मोनालिसा का खुमार आर्टिस्ट की इमेजिनेशन में साफ दिखाई दे रहा है। मतलब मोनालिसा का जलवा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कायम है। क्यों? सेबी ने कसा MSCX पर शिकंजा। बाजार नियामक सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी XCX को 45 दिनों की मोहलत दी है। ये ऐसे समय पर लगाए गए भारी भरकम लाखों रुपए के जुर्माने को जमा करने के लिए दिया है। कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX भी शेयर मार्केट में लिस्टेड एक कंपनी है जिसके चलते उसकी अनियमितताओं पर सेबी की नजर रहने वाली, इसीलिए उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। MCX पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। MCX पर यह जुर्माना उसके पेमेंट और उसके डिस्क्लोजर से जुड़े मामलों को लेकर लगाया गया है। MCX ने अपने ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज ली है, उनका पेमेंट किया है। हालांकि सेबी के अनुसार इन पेमेंट को लेकर कंपनी ने जो डिस्क्लोजर किया है वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया है। सेबी के ऑर्डर में कहा गया है कि MCX को ये पेमेंट 45 दिनों के अंदर जमा करानी होती है। बाजार नियामक सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी XCX को 45 दिनों की मोहलत दी है। ये ऐसे समय पर लगाए गए भारी भरकम लाखों रुपए के जुर्माने को जमा करने के लिए दिया है। कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX भी शेयर मार्केट में लिस्टेड एक कंपनी है जिसके चलते उसकी अनियमितताओं पर सेबी की नजर रहने वाली, इसीलिए उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। MCX पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। MCX पर यह जुर्माना उसके पेमेंट और उसके डिस्क्लोजर से जुड़े मामलों को लेकर लगाया गया है। MCX ने अपने ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज ली है, उनका पेमेंट किया है। हालांकि सेबी के अनुसार इन पेमेंट को लेकर कंपनी ने जो डिस्क्लोजर किया है वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया है। सेबी के ऑर्डर में कहा गया है कि MCX को ये पेमेंट 45 दिनों के अंदर जमा करानी होती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जल भराव। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से पहले आने की वजह से इन इलाकों में भारी बारिश हुई। समय से पहले मानसून पिछले कुछ घंटों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अचानक आई बारिश ने तबाही मचा दी। मुंबई में सोमवार को भारी बारिश और आंधी आई जिससे आम जनजीवन पर खास असर पड़ा। शहर के कई हिस्सों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी किया क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ने इसके सामान्य से पहले आने की वजह से इन इलाकों में भारी बारिश हुई। वहीं मुंबई में भारी बारिश के बाद खार के कुछ हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नेशनल कॉलेज के पास स्वामी विवेकानंद रोड भी पानी से भर गया है।
चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।